हेलो कैंडिडेट्स, वेलकम टू कानून पुस्तिका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मॉक सेकंड में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुड्स डिस्प्लेड इन शो केस ऑफ ए शॉप विद प्राइस टैग। जो गुड्स है मतलब कोई भी आइटम है वो शोकेस में एक दुकान की शोकेस में लगाया हुआ है और उसके अंदर ही उसका प्राइस टैग भी है, तो वो क्या मानेंगे? उसको इन्विटेशन टू ऑफर मानेंगे, काउंटर ऑफर मानेंगे, कम्युनिकेशन, या फिर नन ऑफ दिस? आंसर इज इन्विटेशन टू ऑफर। नेक्स्ट इज, X in consideration of rupees 10,000 lent by Y and Z provides Y and Z jointly to repay them that sum with interest on a specified day. Y dies, उनमें से Y और Z में से Y मर गया। The right to claim the performance, किसके पास होगा वो परफॉर्मेंस क्लेम करने का राइट? फिर बताइए। आंसर इज अवेलेबल टू सॉरी is available to Y's representative and Z both. Next is, Moses versus McFerrin is a case related to, किससे रिलेट करता है ये केस? थ्योरी ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट से, राइट ऑफ लियन, टेस्ट ऑफ एजेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आंसर इज अनजस्ट एनरिचमेंट। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। इनमें से जो ये एक्ट दे रखे हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से फ्रॉड कौन सा नहीं है ये बताना है, मतलब कि सेक्शन 17 की डेफिनेशन के अंडर नहीं आता। आंसर इज द सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ ट्रू बट वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू। नेक्स्ट इज, एन एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड का एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, अनएनफोर्सिबल होगा। आंसर इज वॉइड। नेक्स्ट इज, द डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस रेंडरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस? इम्प्लाइड टर्म्स पे, जॉइंट एंड जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, अनजस्ट एनरिचमेंट। आंसर इज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट इज, ऑफर एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A इज, जो 2A में ऑफर डिफाइन किया गया है वो क्या है? कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर, willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto, none of the above. Answer is willingness to do or abstain from doing an act in order to obtain the assent of other thereto. Next is, A agrees to pay B a sum of money if B marries C, C marries D. The agreement is, एग्रीमेंट हुआ है, ए एग्री हो गया है बी को सम देने में अगर बी सी से मैरी करेगी तो, और सी ने डी से मैरिज कर ली, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा? जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था वो वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, लीगल होगा, इलीगल होगा। आंसर इज वॉइड। नेक्स्ट इज, एन अथॉरिटी गिवन बाय 2 और मोर प्रिंसिपल्स कैन बी टर्मिनेटेड। कब टर्मिनेट होगी? दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल्स ने अथॉरिटी दे रखी है तो, by notice of revocation or renunciation given by or to all the principals. Next is, when the court is unable to assess damages, the aggrieved party may be awarded nominal damages award करेगी, exemplary damages, actual damages या liquidated damages. Answer is nominal damages. Next is, a contract not specifying the place of performance. कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफाई नहीं करता, तो वो परफॉर्म किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। द प्रोमिसर हैज़ टू अप्लाई टू द प्रोमिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस एंड परफॉर्म द प्रोमिस एट दैट प्लेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बताना कौन सा है, तो पढ़िए इनको ऑप्शंस को। आंसर इज ए इंश्योर्स हिज फैक्ट्री अगेंस्ट डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय फायर। नेक्स्ट इज, अंडर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बता रखा है। बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी असाइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, बर्डन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी असाइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ए प्रोमिस टू पे टाइम बार्ड डेट इज। प्रोमिस किया गया है टाइम बार्ड डेट को पे करने का,
वो नॉट एनफोर्सिएबल होंगे या फिर डेटर की डिस्क्रिप्शन पे एनफोर्सिएबल होंगे या एनफोर्सिएबल होंगी, नॉन ऑफ वो। आंसर इज एनफोर्सिएबल। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द विच वन ऑफ द लीगल प्रपोजिशंस इज करेक्ट। इनमें से इन चारों में से बताने की करेक्ट कौन सी है। आंसर इज inadequacy of consideration does not affect the validity of the agreement। कंसिडरेशन की inadequacy जो है वो एग्रीमेंट की वैलिडिटी पे कोई अफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है बताइए। डिपेंडेंट है, कंडीशनल है, इंडिपेंडेंट है, अनकंडीशनल है। आंसर इज डिपेंडेंट और कंडीशनल अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ ए फ्यूचर इवेंट और कंटिजेंसी। नेक्स्ट इज under the contract act, if the existing cause of action gets substituted by new cause of action arising out of the agreement, then क्या कहा है, जो एग्जिस्टिंग जो कोज ऑफ एक्शन है वो नए कोज ऑफ एक्शन से सब्सटीट्यूट हो गया है, तो क्या होगा। द एडमिरलिटी क्लेम इज मेंटेनेबल या नॉट मेंटेनेबल या सुपरसेडेड बाय अदर क्लेम्स, या फिर चेंजेस इन कोर्स ऑफ एक्शन डज नॉट अफेक्ट एडमिरलिटी क्लेम। बताइए। आंसर इज द एडमिरलिटी क्लेम इज नॉट मेंटेनेबल। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन दिया गया है, बताना है हमें कौन सा करेक्ट है नहीं है। स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका एक स्ट्रेंजर है वो एनफोर्स नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को। इसका रीज़न दिया गया है ही इज़ नॉट पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है तो वो बेनिफिट नहीं ले सकता। आंसर इज ए एंड बी बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जा सकती है। एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कम्प्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रोमिसी अफेक्ट आफ्टर इट्स acceptance comes to the knowledge of the promisee, both A and B, neither A nor B. Answer is at any time before the communication of acceptance is complete as against the promisee. Next is ये मैच इट करने भाई, मैच करने ही और इसके ऑप्शंस आपको आगे दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैच इट। रेलवे टाइम टेबल, जो रेलवे का टाइम टेबल होता है वो क्या माना जाएगा। इनविटेशन, जनरल ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर या फिर नोट एन एक्सेप्टेंस। आंसर इज इट इज़ ए जनरल ऑफर। पब्लिक नोटिफिकेशन फॉर टेंडर, ये क्या होगा। टेंडर के लिए पब्लिक नोटिफिकेशन, इनविटेशन टू ऑफर। पिकिंग अप एन आर्टिकल फ्रॉम स्लीव्स एंड पुटिंग इट इन हिज बास्केट इन ए सेल्फ सर्विस मॉल, इसका हो जाएगा नोट एक्सेप्टेंस। A says to B that if A's offer is not accepted B, C का हो जाएगा 3 एंड D का हो जाएगा 4। नेक्स्ट इज A revokes his proposal made to B by telegram. Under section 4 of Indian Contract Act, the revocation is complete as against A when the telegram is, कब होगी वो रिवोकेशन कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब वो टेलीग्राम रिसीव्ड बाय ए, डिस्पैच्ड बाय ए, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। आंसर इज डिस्पैच्ड बाय ए ने डिस्पैच किया है वो टेलीग्राम, तभी मानी जाएगी कंप्लीट। नेक्स्ट इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब्ड इन केस ऑफ ब्रीच इज टू हाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें दिया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट में पहले से ही उन्होंने, तो वो बहुत हाई है, तो कोर्ट कैन इंटरफेयर, कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है कब। ऑन द प्रूफ ऑफ कोरिजन, ऑन द प्रूफ ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, ऑन द सेटिस्फैक्शन दैट द स्टिपुलेशन इज बाय वे ऑफ पेनल्टी, ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वेलिटी। आंसर इज ऑन द satisfaction that the stipulation is by way of penalty. Next is the obligation to restore advantage in a void agreement is provided by, बताइए कौन से सेक्शन में दिया गया है void agreement की एडवांटेज रिस्टोर करने का। सेक्शन 65 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट बताना कौन सा है। Pledge may by a mercantile agent is valid. Pledge made by a
person in possession under voidable contract is valid, plus by a person having a limited interest is valid to the extent of that interest. All the above are correct. Next is मैच करने हैं, तो इसमें से बताना है कि इस किससे रिलेटेड है। तो ये ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं कौन सा किससे रिलेटेड है। दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, ये किससे रिलेटेड है। एक्ट नोट डन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर एंड हैंस नो कंसिडरेशन। अजीज़ वर्सेस मासूम अली, ये है द अदर पार्टी हैज़ डन नथिंग इन रिस्पॉन्स टू यूनिलेटरल प्रोमिस एंड हैंस नो कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज सी, ये किससे रिलेटेड है। ये है द एग्रीमेंट मे बी एनफोर्स्ड बाय द थर्ड पर्सन फॉर हुज बेनिफिट द एग्रीमेंट वाज मेड। नेक्स्ट फेडरल वाला केस किससे रिलेटेड है, एक ही बच गया। नो स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन टेक एडवांटेज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑल्दो मेड टू हिज बेनिफिट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज when a subcontractor had undertake some part of the work in connection with the project which was entrusted to the contractor, he cannot be treated as, बताइए, cannot be treated as sub agent. Next is in a contract consideration could be supplied by, consideration किसके द्वारा सप्लाई की जाएगी, बताइए, even strangers to the contract. Next is कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, कौन से सेक्शन के अंडर डिफाइन किया गया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 31। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, एग्रीमेंट किस कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है भाई, 2H। इन्होंने पूछा है कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, तो 2H में दी गई कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। नेक्स्ट इज who said that an offer need not be made to an uncertain person but no contact can arise until it has been accepted by a ascertained person। बताइए, an offer need not be to be made an ascertain person, जो ऑफर है वो ascertain person को के साथ करने का नीड नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो सकता है, अराइज नहीं होगा जब तक वो उस पर्सन के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता। तो कौन से किसने बोला था ये स्टेटमेंट, आंसर इज एंसन। नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वन, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, विच इज़ लॉफुल या फिर इनवैलिड या फिर वैलिड एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अवॉइडेड बाय द पार्टी एंटाइटल्ड टू डू सो, या फिर अनलॉफुल। आंसर इज वैलिड, जब तक दूसरी पार्टी उसको अवॉइड नहीं करती। नेक्स्ट इज when the agreement is caused by coercion, fraud and misrepresentation, the agreement is, जब एग्रीमेंट coercion, fraud और misrepresentation के कारण बनना चाहिए तो उस एग्रीमेंट को क्या कहेंगे, इलीगल, अनएनफोर्सिबल, void, voidable। आंसर इज voidable। नेक्स्ट इज which section of the contract act makes the agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain as void, कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 29। नेक्स्ट इज व्हाट कैन ए कैटलॉग ऑफ बुक्स लिस्टिंग प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस वेयर द लिस्टेड बुक्स आर अवेलेबल बी टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, मतलब कि बुक्स का कैटलॉग है, उसका लिस्टिंग प्राइस है ईच बुक्स पे, और ये भी बता रखा है कि कहाँ वो लिस्टेड बुक्स मिलेंगी, वो प्लेस भी बता रखी है, तो उसको क्या कहेंगे, ऑफ़र कहेंगे, या फिर ओब्लिगेशन टू सेल बुक कहेंगे, इनविटेशन टू ऑफ़र कहेंगे, या फिर प्रोमिस टू मेक अवेलेबल द बुक्स एट द लिस्टेड प्लेस। आंसर इज एन इनविटेशन टू द ऑफ़र, ऐसे केस में इनविटेशन ही होते हैं ये। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी इनमें से कौन सी है, बताइए। ए ब्रीच ऑफ वारंटी समटाइम्स रिजल्ट्स इनटू रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत है। नेक्स्ट इज वेदर एजेंट कैन इन्वोक आर्बिट्रेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट, क्या एजेंट आर्बिट्रेशन क्लोज इन्वोक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, बताइए हाँ या ना। आंसर इज यस। नेक्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदाला इज एन इलस्ट्रेशन वेयर द टेंडर इज वाज इन द फॉर्म ऑफ, बताइए टेंडर किसके फॉर्म में था इस केस में, पब्लिक ऑफर था, स्टैंडिंग ऑफर था, स्पेसिफिक ऑफर था या जर्नल ऑफर था।
Answer is standing offer. Next is, if a person at whose instance the contract is voidable resigned it, the party is relieved of his promise. The other party is liable to compensate the person who has rescinded the contract. The other party is not liable to compensate the person rescinded the contract. None of the above. Answer is, the other party is relieved of his promise. Next is, चलिए ये स्टेटमेंट पढ़िए. A quantum merit claim might arise in situations, some of which are contractual and others quasi-contractual. क्वांटम मेरिट क्लेम अराइज होता है किन सिचुएशन में, जहाँ कुछ तो कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, कुछ क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल सिचुएशंस होती हैं. द प्लेंटिफ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू राइट फॉर ए पीरियोडिकल एंड एज पर द एग्रीमेंट ही वाज टू रिसीव ए लम सम अमाउंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. प्लेंटिफ एग्रीमेंट में आया, उसमें क्या था, उसमें वो काम करने के बाद उसको इकट्ठा अमाउंट रिसीव करना था. व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ रिटर्न पार्ट ऑफ द वर्क, जब प्लेंटिफ ने कुछ पार्ट किया उस काम का, कुछ पार्ट, डिफेंडेंट ने वो प्रोजेक्ट अबंड कर दिया, मतलब छोड़ दिया. द प्लेंटिफ वॉज हेल्ड एंटाइटल्ड टू शू द वर्क ऑलरेडी डन बिकॉज द प्लेंटिफ क्लेम वाज, बताइए जो प्लेंटिफ का है, प्लेंटिफ को उसके वर्क का एंटाइटल किया गया कि जो उसने वर्क किया है उसको पे होना चाहिए जितना उसने काम किया है उसके अकॉर्डिंग. क्योंकि प्लेंटिफ का क्लेम क्या था, टोशियस कॉन्ट्रेक्चुअल, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल, पार्टली कॉन्ट्रेक्चुअल एंड पार्टी क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल. आंसर इज क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल. नेक्स्ट इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पॉइंट आउट विच इज देम करेक्ट. इनमें से कौन सी करेक्ट है ये बतानी है. एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. Consideration should have some value in the eyes of law. Consideration has to be adequate. बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है. आंसर इज 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट इज, 2H में आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है, तो उसमें क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. नेक्स्ट इज, इन द केस नाश वर्सेस इन केस द इशू वाज, इस केस में क्या इशू था, माइनर्स लाइबिलिटी का इशू था, फ्रस्ट्रेशन का या फ्रॉड का या मिस रिप्रेजेंटेशन का. आंसर इज माइनर्स लाइबिलिटी. नेक्स्ट इज, इन केस ऑफ अल्टरनेटिव प्रोमिस वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इलीगल. अल्टरनेटिव प्रोमिस के केस में एक ब्रांच लीगल है और दूसरी इलीगल है, तो उसमें क्या होगा, वो एनफोर्स होगा, नहीं होगा. लीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स, जो लीगल है ना बस वही एनफोर्स होगी. नेक्स्ट इज, Simrat and Sarthak makes a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by the Indian law of limitation. The contract is, जो सिमरत और सार्थक हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें उनका एररनेस बिलीफ क्या था कि ये जो है वो लिमिटेशन एक्ट से बार है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा, नीदर वॉइड नॉर वॉइडेबल बोथ एंड बी. आंसर इज नीदर वॉइड एंड नॉर वॉइडेबल. नेक्स्ट इज, ये मैच करने हैं भाई आपको. लैप्स ऑफ ऑफर, जनरल ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, इम्प्लाइड प्रपोजल है, किससे रिलेटेड है, इनमें कौन से केस से कौन सा रिलेटेड है. तो लैप्स ऑफ ऑफर रिलेटेड है एंथम वर्सेस फ्रेश, और नेक्स्ट है जनरल ऑफर रिलेटेड है वीक वर्सेस टेबल से. कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल रिलेटेड है लालमन शुक्ला. इम्प्लाइड प्रपोजल रिलेटेड है. नेक्स्ट ये बची गया, आंसर इज सी. नेक्स्ट इज, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन खाप पंचायत हैव नो अथॉरिटी टू ऑर्डर ऑनर किलिंग इज हेल्ड इन. ये कॉन्स्टिट्यूशन का केस आ गया वैसे कि खाप पंचायत के पास कोई अथॉरिटी नहीं है ऑनर किलिंग अलाउ करने की. कौन से केस में बोला गया था ये, शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज, अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल द मीनिंग ऑफ फ्रॉड. फ्रॉड का मीनिंग फ्रॉड के अंडर नहीं आता. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो फ्रॉड नहीं मानी जाएगी. आंसर इज पॉजिटिव असर्शन ऑफ अनवारंटेड स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज,
फॉर ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी क्या करना नेसेसरी है, agreed upon the same thing in the same sense. Next is, which one of the following ingredients is not necessary for contract? कौन सा इंग्रेडिएंट नेसेसरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन या प्रॉपर्टी? आंसर इज प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज, a contract based on the happening or non happening of a future event under section 31 is called. ये हमने पढ़ा भी था, आपको याद हो तो एक क्वेश्चन में. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है फ्यूचर इवेंट की? आंसर इज कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट. तो ये थे आज का अपना आईपीसी का कह रही हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मॉक सेकंड. नेक्स्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.